बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदास। नाज़रीन, आज प्रोग्राम जो है एक अफसोसनाक वाक़े के साथ जो उसका आगाज़ करेंगे, जो कि गुज़िश्ता दिन पेश आने वाला एक वाक़या था। निजी मॉल जो कि काफ़ी मसरूफ़ तरीन शारा है, मतलब आपको पता है कि डालमिया रोड जिसे कहा जाता है, और उसके अतराफ़ में काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया। मैं उस मॉल का नाम नहीं कोट करना चाहूँगी। ज़ाहिर है हर जगह की, हर इमारत की अपनी एक रेपुटेशन होती है, लेकिन अफसोस कलमिया ये है कि इतना बड़ा वाक़या उस रोड पे पेश आ गया, उस मॉल में पेश आ गया, जिसमें लोगों की करोड़ों रुपए की मालियत की चीज़ें रखी हुई थी, उसमें लोगों की कैश रखे हुए थे, सामान था। लेकिन वहाँ पे अफसोस कलमिया ये है कि किसी किस्म का कोई फायर फाइटिंग का वहाँ पे सिस्टम नफ्स नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मतलब सिक्योरिटी के हवाले से इतने बड़े बड़े जनरेटर्स थे, वायरिंग के हवाले से इतनी नाक़िस किस्म की उसमें जो है वायरिंग यूज़ की गई थी कि जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे मॉल जो है उसमें वो आग बुरी तरह से फैल गई और शोले भड़कने लगे। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और सेम डे पे उसी रोड पे जो है कल रात में जो है डंपर का एक वाक़या पेश आया, जिसमें जो है 2 ख़वातीन और एक बच्चा जो है स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। मतलब डंपर माफिया के ख़िलाफ़ काफ़ी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं सामने आती है। अभी तक वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। अफसोस कलमिया ये है कि वो डंपर जो ड्राइव कर रहा था, जो ड्राइवर था, वो भी मौके से फ़रार हो गया। उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। साथ साथ क्योंकि बजट के हवाले से हमने प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, इस पर ट्रांसमिशंस भी की हैं, क्योंकि जो भी नया सिंध बजट पेश किया गया था वफाक में भी पेश कर दिया गया। कहा यह जाता था कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन अफसोस का अलमिया यह है कि ये बजट जो है फिर से वही सारी चीज़ें, वही स्कीम्स जो उनको रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं को जो है वो उनके ऊपर जो है वो मतलब उन्होंने पैसे जो है वो उन मतलब बता दिए कि इतने इतने इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। उन स्कीम्स के ऊपर K4 का मंसूबा वहीं का वहीं है, BRT की बात करें वहीं का वहीं है, सिंध के जो प्रोजेक्ट्स जो लेके आए जा रहे थे वो भी वहीं के वहीं है। मतलब सिर्फ इस पे ऐलानात कर दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सेम वफाक का भी यही अलमिया है। यहाँ पे अगर हम आज बात करें सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली में इजलास चल रहा है, साथ में वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो भी बाहर जो है एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। उनकी तनख्वाहों में इजाफे की उनको मतलब वो डिमांड करते हुए नज़र आते हैं, जो कि कहा जा रहा था कि जो है उनकी इजाफा किया जाएगा तनख्वाहों में। साथ साथ क्योंकि सोलर के हवाले से जो कहा जा रहा था, जिसमें जो 18% टैक्सेस लगाए गए थे, लेकिन क्योंकि हमने भी इस प्रोग्राम किया था और काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, हमारी TV चैनल के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था कि इन टैक्सेस में कमी की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बिल है वो रिटर्न हो गया है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब, काफ़ी सीनियर है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी जो है गुफ्तगू करते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कैसे नजीब साहब, खैरियत से? मैंने इतना बड़ा इंट्रो दिया, आपने सुना होगा। क्योंकि अभी मेरे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो जो निजी मॉल है जिसमें हादसा पेश आया, फिर इसके साथ साथ डंपर के हवाले से और फिर बजट के हवाले से क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इंट्रो जो था ये बनता भी था, इसलिए कि जो खूबसूरती से आपने इन तीनों चारों मौज़ूआत को समेटा है अपनी बुनियादी गुफ्तगू में, ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि अब जो बात होगी वो इन्हीं से रिलेटेड बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राशिद मिनास रोड पे ये जो मॉल्स, अब आपने भी नाम नहीं लिया, मैं भी खैर जी। उस मशहूर मारूफ मॉल का नाम नहीं लूँगा, हम्म। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। हम्म। यहाँ इससे पहले इसके बराबर में जो बिल्डिंग है वो भी एक बहुत ही कारोबारी हब है, मरकज़ है। वहाँ भी पहले रमज़ानों में आग लग चुकी जी है बिल्कुल। और वहाँ पर तो कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, यानी 10-12 अफराद हलाक हुए हैं जो नाइट शिफ्ट में वहाँ पर काम काम कर कर रहे रहे थे। थे। यहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान हो गया और ये तीसरी मर्तबा ये आग जो है इसी पैसेज में लगी है। अब देखें, बात इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इदारे जिनका काम इनको एनओसी देना है, इतना मसरूफ़ वो इलाका है, और ये तो चले रात के वक्त में जब मॉल बंद था उस वक्त आग लगी जी है। बिल्कुल। अगर ये डे टाइम में ये इंसिडेंट होता तो हज़ारों लोग बिला मुबालगा वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं या किसी ना किसी एतबार से मसरूफ़ होते हैं, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती। तो जो इदारे, जैसे आपने कहा कि फायर सेफ्टी सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं था, जी। ना फायर एक्सटिंग्विशर का कोई ऑटोमेटिक निज़ाम मौजूद था, ना बजरिंग का कोई ऑटोमेटिक निज़ाम मौजूद था कि जिससे फौरी तौर पे पता चल सकता कि ये यहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट होने जा रहा सही। है। तो ये इदारे जो एनओसी देते हैं, सबसे पहले तो सवाल उन पे उठता है कि वो किस सही तरीके बात से है। ये एनओसी दे रहे हैं। जी। दूसरे, मॉल्स की जो इंतज़ामिया है उसको अपने तौर पे भी तो ये तहकीक करनी चाहिए कि हमने जो वायरिंग की है उसकी हर साल
चेकिंग होती है, एक रैंडमली एक मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जी। तो इस किस्म के मॉल्स के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अमल मुस्तकिल चल रहा होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ना मालकान को होश था, और इदारों का हाल तो मालूम ही है कि वो तो इस तरीके से अरबों रुपए लोग रोते हुए नजर आ रहे सही हैं। बात उनकी है। जमा पूंजी डूब चुकी है। सही बात है, छोटा हालात इतने कारोबार खराब करने है वाला नजीब हो या साहब, और इसमें बड़ा रोजगार कारोबार है करने, नहीं, और मतलब और रोजगार ना होने के बाद इतना कि बड़ा चंद अगर लॉस घंटों हो के जाए तो। अंदर वो जमीन के ऊपर आ गए वो सही लोग। बात है, हुकूमत तो अच्छा, इनको हुकूमत का फैसिलिटेट नहीं कोई करेगी। ओहदेदार वहां नहीं पहुंचा, जी। सिर्फ जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा जो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने जिस हद तक भी शोर शराबा रेस्क्यू की कोशिश ये करनी थी वो की है। लेकिन ये कि जमात इस्लामी तो हुकूमत नहीं चला रही हाँ, ना, सही बात है। वो तो उन लोगों का काम है अरबाब इख्तियार का कि वहां आए, कम अज कम उनके आंसू तो पहुंचे। अच्छा, दूसरी बात आप आ जाइए डंपर के हवाले से। ये डंपर का अंदोहनाक वाकया ये पहला वाकया नहीं है, और ना ये आखिरी वाकया है। देखिए, कराची के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए उसके अंदर तामीराती मटेरियल सुबह से शाम वहाँ पर चल रहा होता है, और उसके नतीजे में फिर रेत बजरी और इनके अलग मसाइल हैं, उनके ट्रालर चल रहे होते हैं, हैवी ड्यूटी 12-12 व्हीलर ट्रालर इन छोटी रोडों पे जो कि पहले ही छोटी हो गई हैं। फिर पानी के टैंकर्स का आधे से ज़्यादा निज़ाम जो है वो सफूरा से लेके नीपा चौरंगी पे आपने फैला हुआ है। पूरी कराची को वहाँ से टैंकर जाते हैं, रात का वक्त हो सुबह का वक्त हो, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो नतीजा ये हो रहा है कि आप देखिए तकरीबन 125 से ज़्यादा अफराद इन 2-3 महीनों के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए। मुझे तो वो चेहरा नहीं भूलता प्रोफेसर साहब का, असिस्टेंट प्रोफेसर जैबिस्ट के, कि वो कितनी कस्मोपुरसी की हालत के अंदर उनकी जान गई है कि टैंकर उनके ऊपर खड़ा हुआ है और वो भाग गया वहां से, और ना उस व्हीलर को आगे ले जा सकते हैं, और एक जिंदा जागता फर्द वो जो है वो उसके नीचे अपनी जान खो देता है। तो कराची के साथ ये तो कोई बदला लिया जा रहा है, यानी दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि इस किस्म की माफिया को इस तरीके से खुली छूट दे दी जाए। तो ये तो सोचने का काम है कि कराची के शहरी अपने बच्चों को गटर के अंदर डलवाने के लिए पैदा हुए हैं या टैंकरों के टायरों के नीचे डलवाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर कुछ लोग, कुछ नफूस बच भी जाते हैं तो वो शॉपिंग मॉल्स की आग की नज़र हो जाते हैं, और उसके बाद कारोबारी हालात और फिर बजट। ये एक, अब मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी घनाउनी सूरत हाल इस शहर कराची के साथ और पेश आ रही है कि जिसका हम तसव्वुर बाहर वाले नहीं कर सकते कि हम किस मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिस पे नोटिस लेना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। ये शर्म का मकाम है। देखें, मेयर कराची को होना चाहिए था इस मौके के ऊपर, इस मौके पे वजीर आला को आके दादरसी करनी चाहिए थी और सियासी रहनुमाओं को खड़े होना चाहिए था। हम कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक तो हो सकते हैं, उनका गम बांट तो सकते हैं। यही इंसानी हमदर्दी का तकाजा है और इस पे होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है नजीब साहब, यहाँ पे तो आपने जैसे कहा कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, बल्कि अभी तक मैं तो कहता हूँ इसमें कोई इमदादी प्रोग्राम अनाउंस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लोगों के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए डूब गए हैं। वाकई में और गलती क्या है? उन इदारों की गलती है कि जिन्होंने इनको एनओसी दी, उनको भी तो कटहरे में लाना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि चलिए ठीक है, हुकूमती नुमाइंदे तो पहुंचे, अभी तक हम यही उनसे बात कर रहे हैं और टीवी चैनल्स पे कई मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक नहीं पहुंचे। आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया। साथ साथ में जो उस मॉल का मालिक था वो भी मौके से फरार है, उसका भी कुछ नहीं पता है। देखिए, इनके मालकान तो ये एक ऐसा कंसोर्टियम बनाते हैं कि मालकान तो दुबई में या बाहर होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग अथॉरिटीज होती हैं एटलीस्ट उनको तो यहाँ मौजूद होना चाहिए। मालकान कौन पकड़े जाते हैं? मालकान तो कभी भी नहीं पकड़े गए, लेकिन जिनको उन्होंने ऑपरेटिंग ऑफिसर्स रखे हुए हैं उनको होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। इसलिए कि ये मॉल चलाने वाले कोई एक माल के मालिक थोड़ी हैं, इनके तो 10 मॉल चल रहे होंगे, 10 जगह तो वो मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने अपने अथॉरिटीज को वहां पर रखा होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको भी कटहरे में लाया जाए और उनको भी लाया जाए कि जिन्होंने इन नाकिस फायरिंग के ऊपर एनओसी दी है। यानी दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि मॉल की छत के ऊपर जनरेटर, मैंने तो खुद विजिट किया है वहां पर, मॉल की छत के ऊपर जनरेटर रखे हुए हैं और जनरेटर भी इतने हैवी ड्यूटी जनरेटर कि जब उसके अंदर थर्स्ट पैदा होता है, जब उसकी हमिंग और वाइब्रेशन होती है तो उससे बिल्डिंग की पूरी स्ट्रक्चर मुतासिर होता है। अच्छा। तो वो यानी नंबर ऑफ
जो ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जनरेटर है जो वहां पर लगे हुए हैं। और आप ये देखिए उसके साथ साथ और भी मॉल्स बने हुए हैं और उसके सबका साथ यही रिहायशी हाल है। इमारतें भी बनी तो हुई हैं। जो नजीब उसकी साहब, खुदा ना फाउंडेशन खास्ता है कभी आग बिल्डिंग ज्यादा की, फैल जाती तो एग्जैक्टली कितना नुकसान होता। तो बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है वो इसलिए इस तरह तो डिजाइन नहीं होती कि उसके ऊपर आप जनरेटर का निजाम एक अंडरग्राउंड निजाम होता है, बेसमेंट में निजाम होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मामला उल्टा है। बेसमेंट के अंदर आप बना देते हैं जंक यार्ड और बेसमेंट के अंदर माल स्टोर करने के लिए सामान की जगह बना देते हैं, और टॉप के ऊपर जो इमरजेंसी एग्जिट्स जिस जगह होने चाहिए उस जगह आप जनरेटर रख अच्छा, देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है, इनका कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई टीमें तश्कील नहीं दी जाती कि देखें आपने हुकूमत मंथली के इसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो विजिट करना है, आपने वायरिंग के हवाले से जो है वो देखना है। मतलब ये सारी इतने बड़ी बड़ी हमने देखा है कि कराची में इमारतें बनी हुई, इतने बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। देखिए निदा, बात यह है कि पेपर्स में तो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। 18 और 19 के करीब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं जो एनओसी जारी करते हैं। मिसाल के तौर पे लेबर लॉस के हवाले से कानून मौजूद है, सेफ्टी लॉस के हवाले से कानून मौजूद है, फिर उसकी कंपलसेशन के हवाले से कानून मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने लगे हुए हैं, कितने होने चाहिए और वो एक्सपायर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये होने चाहिए। फिर ये सारी फिर सेफ्टी मेजर्स आपने क्या क्या लिए हैं, जिसे कहते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम, इसका एक पूरा निज़ाम है, बिल्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट कहलाता है। तो बिल्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी अथॉरिटीज मौजूद है। लेकिन बात यह कि यहाँ ऊपर से नीचे तक कौन काम कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ पर 18 एजेंसीज आती हैं तो और वो पैसों की डिमांड करते हैं कि अगर आप इतने पैसे दे देंगे तो हम आपको एनओसी दे देंगे, इतने पैसे नहीं देंगे तो आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने तो कभी चेकिंग नहीं करनी। 18 साल तो हो गए, 15-18 साल तो हो गए होंगे इस मॉल को बने। हाँ, तो सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम में लोग आते हैं, पैसे लेते हैं। 15-18 साल से जो इसकी कोई मेंटेनेंस की गई है? नहीं, मेंटेनेंस कागजों में होती है, कागजों में सारे काम होते हैं। कागजों में जनाब फायर एक्सटिंग्विशर भी सही लगे होते हैं, वायरिंग भी बिल्कुल A1 होती है। कागजों में तो कराची भी दुबई बना हुआ है, जरा कागजों में पेरिस है। हाँ, लेकिन आप हकीकत में आके देखिए कि क्या हाल है। तो ये अभी भी निजाम चल रहा है और ये सर से लेके पैर तक सब रिश्वत की पैदावार है और पूरा एक निजाम है जो नीचे से ऊपर तक पैसे पहुंचा रहा है। लेकिन क्वालिटी कंसर्न काम वो जाहिर है जीरो है, जिसके इसी तरह अब आप देखें सिर्फ यहाँ की आग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो आग लगी 2 दिन पहले, वो अरबों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद आप और आगे चले जाइए, कभी आपको जोड़िया बाजार की रिपोर्ट आती है, कभी जामा किलात की रिपोर्ट आती है, कभी कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट आती है। में उसमें कोई कंपनसेशन दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, कोई ना वादा हुआ है ना दिया गया। अच्छा, ना तो रफाही इदारे, समाजी इदारे, अच्छा जिसने खुद अपनी इंश्योर करवाई हुई है किसी अच्छी कंपनी से, तो चलिए उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अपना क्या शेयर डाल रही है, क्योंकि वो तो आपको टैक्स दे रहा है। सही बात है, आपको एक कारोबारी फर्द आपको टैक्स दे रहा है। सही बात है। जब टैक्स दे रहा है तो उसकी आप आंसू तो पोंछने की कोशिश करें, एटलीस्ट उसको आसान कर्जे ही फराहम कर दें कि वो दोबारा अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जैसे दुनिया भर में होता है। तो ये चीज होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, साथ साथ बजट के भी हवाले से बात कर देते हैं। आप काफ़ी तैयारी के साथ आए बजट को लेके, क्योंकि जो अभी सिंध में और वफाक में भी बजट पेश कर दिया गया है, वरना आज भी इजलास चल रहा है। तनख्वाहों में इजाफों की भी डिमांड की जा रही है एम्प्लॉयज़ की जानिब से। सोलर के हवाले से जो 18% जो टैक्सेस लगाने की बातें की जा रही थी, हमने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए थे और अल्लाह का शुक्र है कि उसको वापस कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, बजट तो एक वफाक का बजट है जो वफाक ने पेश किया, और हमें 2 चीज़ें बुनियादी समझनी होंगी कि सूबाई बजट और वफाकी बजट, इन दोनों की हायरार्की क्या होती है। ये जो वफाकी बजट है इसका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान के हर मर्दम के ऊपर, यानी हर आदमी के ऊपर इसका इतलाक होता है। तो वफाकी बजट में तो एक खुशी की बात तो चलो सिर्फ ये है कि 18% का जो इन्होंने ताजियाना मारा था, पहले सोलर प्लेट्स को पहले इन्होंने इंपोर्ट करवाया, लोगों को मराद दी कि जी आप ले लें ले लें ले लें। अच्छा, इंपोर्टर्स ने भी धनाधन वो लेना शुरू कर दिया, और जब पूरी मार्केट सेचुरेट हो गई, सोलर प्लेट्स आ गई, लगने लगी, तो उसमें 2 गेम इन्होंने किए। पहला गेम ये किया कि रिवर्स मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके पैसे कम कर दिए, यानी कि अगर मैं बिजली बना रहा हूँ सोलर से तो मैं गवर्नमेंट के मीटर के अंदर, लाइन के अंदर अपनी इजाफी बिजली दे दूंगा, जिससे वो जो भी करे और उसके बाद हमें पैसे दे दे पर यूनिट।
तो उसके अंदर कमी कर दी कि नहीं जी हमारे पास तो सरप्लस है बिजली, हम आपकी लेंगे, हमारे लिए तो बेकार है। तो पहला डैमेज इन्होंने किया आवाम को वहाँ पर। दूसरा इन्होंने डैमेज इस तरह करने की कोशिश की कि अब पर यूनिट पे हम 18% टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन खैर है वो सेनेट की जो कमेटी है और फिर जब फाइनली मंजूर होने के लिए गया, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा हाथ हो गया हमारे साथ। मिसाल के तौर पे हम तकरीबन 40% 34% तो टैक्स एक आदमी कटवा ही रहा है ना, जो नेट में आता है टैक्स के नेट में कौन फर्द आता है? जो मुलाजमत कर रहा है या जो कारोबार इस तरह का रजिस्टर्ड कारोबार कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो उसके अंदर शामिल है, फाइलर है। तो फाइलर तो बेचारा फंस रहा है। इसी तरीके से नौकरी करने वाला फंस रहा है, इसलिए कि नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है तो पहले ही आपके 34% पैसे कट चुके होते हैं। उसके बाद अब इन्होंने हाल ये किया है कि आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे उस पर एक अलग टैक्स लगेगा, प्लस आप एटीएम से पैसे निकलवाएंगे। पहले तो ये था ना कि आप चेक के ऊपर पैसे निकलवा रहे हैं तो कोई ड्यूटी आप दे रहे हैं, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब एटीएम की पर ट्रांजैक्शन अगर आपने 10,000 रुपए अपने ही अकाउंट से विड्रॉ कराए हैं तो आप 250 रुपए दे रहे हैं। अगर आपने 50,000 रुपए विड्रॉ कराए हैं एटीएम से तो आप मजीद गवर्नमेंट को 600 रुपए दे रहे हैं। ये किस बात के हैं? यही तो अलमिया है ये किस बात के हैं? ये हमारे साथ जो है ये औरंगजेब साहब ने ये हाथ कर दिया जी। यानी आप कहते हैं कि हम इनका जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों को, जमा इस्लामी का मुतालबा भी था, हमने कहा था कि बिजली में भी रिलीफ दो, और जो तनख्वाहदार तबका है उसको, उन्होंने कहा अच्छा हम रिलीफ दे रहे हैं, चलें हम शुक्रगुजार हैं कि आपने रिलीफ दिया, लेकिन आप वहां पर थोड़ा सा रिलीफ देके उनसे रोजाना की बुनियाद पे पैसे उठा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है साबिक एमएनए हैं और सीनियर तहसीलकार भी हैं रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब, बात हो रही है बजट के हवाले से और जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया निजी मॉल के हवाले से, जो इसमें बुरी तरह से आग के शोले भड़के गए और वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा, वहाँ पे कोई प्रॉपर फायर फाइटर जो है वो उस वक्त स्पॉट पे मौजूद नहीं थे। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जो है कॉल्स की गई और फिर जो है वहाँ पे फायर फाइटर्स जो है वो पहुँचे और आग के ऊपर काबू पाया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पर दो मौज़ूआत को आपने डिस्कस करना है। बिल्डिंग के हवाले से या ये पहली दफा कोई वाकया नहीं हो रहा है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या अर्बन जो पॉकेट्स हैं आपके, और खास तौर पर जब हम कराची की बात करते हैं तो इसकी आबादी के तनासुब से बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड, जो कि चाहे वो पर पर्सन पानी की दस्तियाबी का मामला हो या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला हो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर या फायर सेफ्टी से मुताल्लिक इदारे, जो बुनियादी तौर पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसको टेक केयर करना और उसमें सेफ्टी एग्जिट से लेकर प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रीएम्प्टिव मेजर्स को देखने की बात है। तो बदकिस्मती से ये वाकयात का तसलसल चला आ रहा है। जहां तक हालिया दिनों में वाकये की बात है तो देखें, ये इसके लिए कमेटी बनाई जाती है अमूमी तौर पर, या इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर तायुन नहीं किया जाता, और जो सबसे कमजोर सेगमेंट होता है उस पर बोझ डाल दिया जाता है। अगर तो बिल्डिंग ऑपरेटर या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं या कंस्ट्रक्शन जिस इदारे ने की है उस बिल्डिंग की, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम ये कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक का सफर और उस दरमियान में बर्बादी हमारे सामने मौजूद है। जब तक के डिपार्टमेंट को अकाउंटेबिलिटी के लिए आप खड़ा नहीं करेंगे और उससे सरजद जो नाकामियां हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, उसको जिम्मेदारों को तायुन नहीं किया जाएगा, तो आप आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे फिर, और इस तरह के हादसात रूनुमा होते रहेंगे। फिर इसके बाद है पोस्ट इवेंट सिनेरियो। ये तो वो था कि जब आपने कंस्ट्रक्शन के दरमियान एस्केप के रास्ते और फायर एक्सटिंग्विशर की दस्तियाबी और दीगर चीजें नहीं रखी, लेकिन जब पोस्ट इवेंट सिनेरियो क्रिएट होता है जिसमें फौरी तौर पर आग पर काबू पाना हो या लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाना हो या ज्यादा से ज्यादा डैमेज जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए फायर टेंडर्स आपके पास उस तादाद में मौजूद नहीं है। फिर आप हर टाउन के अंदर कम से कम एक फायर टेंडर से रिलेटेड कोई ना कोई इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद नहीं है। जो केएमसी के पास मौजूद है, इतलात के मुताबिक वहां पर उन मुलाजमीन को तनख्वाहें भी शायद मुयस्सर नहीं है, इक्विपमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सिंध हुकूमत के दोस्त
जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन गुज़िश्ता 10-11 सालों से डिवॉल्व नहीं कर रहे, तो उनसे गुजारिश है कि भाई आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम इस तरह की सेफ्टी प्रोग्राम्स में तो जरूर लगा दें कि आप जिलों को या टीएमसीज को या टाउन्स को नहीं दे रहे, तो आप कम से कम इन इदारों को लगा दें कि जो इदारे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ताकि जान का ज़या या जो वसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका ज़या कम से कम हो। अच्छा, बिल्कुल। अब बजट का जहां तक ताल्लुक है, चाहे वो वफाकी बजट हो या प्रोविंशियल बजट हो, इस बात को जहन में रखिएगा कि इनके ऊपर ये कंपल्जन है कि जो बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं उसको किसी ना किसी तरीके से भुगताना है। अब वो चाहे वो रिलीफ पैकेज के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी नाम से हो, लेकिन वो अल्टीमेटली जो बोझ आ रहा है वो आवाम पर ही आना है। बिल्कुल सही बात है। अब जो टैक्स नेट जो एक्सपेंशन नहीं हुई है, देखिए टैक्स नेट में वही बेचारा फंस रहा है, जिस तरह की मुझसे पहले जो साहिब थे उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि टैक्स नेट में अमूमी तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है वही उसके अताब का शिकार हो रहा है। जहां पर एक आदमी अगर 60,000 रुपए कमा रहा है और एक 60 लाख रुपए माहाना कमा रहा है, तो अगर वो एग्रीकल्चरल इनकम से कमा रहा है तो वो शायद उतना टैक्स ना जी। दे रहा हो जितना वो 60,000 रुपए कमाने वाला दे रहा हो। और फिर सही। दूसरी बात ये कि टैक्स नेट आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो बोझ सिर्फ एक मखसूस तबके के ऊपर ही आ रहा है, बिल्कुल। और वही रेहान मखसूस रेहान साहब, तबका। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे नजीब अयूबी साहब है जो कि जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो भी अभी इसी हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने भी काफ़ी डिटेलिंग जो है गुफ्तगू की है इस हवाले से, और कराची के जो सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो उन्होंने बात की। और जमात इस्लामी आपको पता है काफ़ी अरसे से जो है कराची के मसाइल के ऊपर जो आवाज़ उठाती आई और कोशिश की है कि इनका हल निकालने की कोशिश करें, जो कि कराची की ओन करने वाली जमातें हैं, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मतलब एक पीटीआई भी जो है वो भी कराची को ओन करती भी नज़र आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है इस सारी चीज़ों में अपनी जो है हार उन्होंने तस्लीम कर ली, क्योंकि उन्होंने 5 साल जिस तरह से गुजारे वो भी आपके सामने है। फिर जमात इस्लामी है। मैं अगर सारी जमातों का इधर एक एक करके नाम लूँ, कोई भी जो है कराची की हाल को बेहतर ना कर सका। बड़ा अफसोस कल में आई है। देखें, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है जो आपने बताई। ऑब्जर्वेशन जब ही हम किसी रियलिटी, आप भी इसको तस्लीम कीजिए। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अब इसमें जिम्मेदारों का तयन जिस तरह के मैंने पहले गोश गुजार किया, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका जिम्मेदारों का तयन करना जरूर है। अब जिम्मेदारी की अदायगी कानून की बुनियाद पर होती है। अगर फर्ज करें, क्योंकि मैं इसमें कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपका सवाल इस तरह का है तो मुझको वो हकीकतें अया करनी पड़ेंगी। आज अगर 11 साल से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो कि सिंध का हक है, सिंध के अर्बन एरियाज का हक है, चाहे वो कोई भी हो, तो क्यों रोका हुआ है? वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं डिवॉल्व किया जा रहा? आज अगर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर कराची के अंदर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल, कराची बिल्डिंग कंट्रोल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बन जाना, या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का तमाम तर एक्टिविटीज को कराची के अंदर मखसूस करना और उसको अरबों रुपए देना और उसका डिलीवर ना कर पाना, तो ये बुनियादी तौर पर देखें, अगर आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, आर्टिकल 140A की बात करते हैं, जो कि फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को फर्दर डिवॉल्व करने की बात करता है, तो आज तो इख्तियारात, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात किसी काउंसलर की सतह पर होने चाहिए थे। आज यूसी चेयरमैन की सतह पर होने चाहिए थे इख्तियारात। या अगर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये बोलते हैं कि जनाब यूसी की सतह पर इख्तियारात की मुंतकली नहीं होनी चाहिए, तो बबांगे धौल कह दें, बहुत ही वाज़ेह तौर पर कह देना चाहिए। फिर आप जमहूरियत का नाम ना लेना। आप ये कहें कि हम पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम सूबे की हद तक 18वीं तरमीम को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और 18वीं तरमीम की रूह तो बुनियादी तौर पर यह थी कि आप सूबे से इख्तियारात फर्दर निचली सतह तक लेकर आए। अच्छा, अगर अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टाउन्स के अंदर नुमाइंदे अगर बैठे हुए तो उनको इख्तियारात मिलने चाहिए, रिगार्डलेस फ्रॉम द फैक्ट कि उनका क्या लिंग्वल बैकग्राउंड है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उनको इख्तियारात की मुंतकली अगर नहीं होगी तो वो डिलीवर कैसे करेंगे? आपने जिम्मेदारियां दे दी लेकिन इख्तियार नहीं दिया, तो ये कैसे चलेगा मामला? फिर अगर 15 साल से अगर हम ये मुतालबा करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में इख्तियारात हैं,
तो चीजें बेहतर हो जानी चाहिए थी, आपको इररिलेवेंट कर देना चाहिए था। आपके पास सरकारी वसाइल से लेकर सरकारी महकमे तक मौजूद हैं, केडीए, डीसीज, पुलिस, तो आपको तो चीजें इतनी अच्छी कर देनी चाहिए थी कि इररिलेवेंट कर देते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त ये भी नहीं कर पाए। तो देखें, इसकी एनालाइज करने की जरूरत है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं लोग। फिर जो कानून है 1973 का आइन के मुताबिक आर्टिकल 140A का इतलाक हो जाना चाहिए था, 18वीं तरमीम को मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए था। और आज भी मौका है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को डिवॉल्व कर दें, चीजें किसी ना किसी हद तक बेहतर होंगी। और जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। आप जिम्मेदारी दे देते हैं लेकिन इख्तियारात अगर नहीं दे रहे तो फिर किस तरह काम कर सकेंगे? ठीक है, नजीम अयूबी साहब आपके सवाल करना चाहेंगे रेहान हाशमी साहब से? नहीं, मैं इनसे मुत्तफिक हूँ। रेहान ने सही बात की है और रेहान ने दुरुस्त अंदाज में इस मौक़िफ़ को उभारा है कि आप अगर वफाक से पैसे जो आपको मिलने हैं, जो मिलने चाहिए, तो वो नीचे क्यों नहीं आ रहे? सही, उसको तो नीचे जाना चाहिए। डिवॉल्व करने की जो बात है कि इख्तियारात को निचली सतह तक पहुंचाना है, तो वो तो आपने सिर्फ अपने टाउन की हद तक महदूद रखा हुआ है, बाकी जगहों पे क्या होगा? और ये इम्पैक्ट इसका जाहिर है फिर काम के ऊपर आता है। सही बात है। तो आप आधी चीज़ें मानते हैं, आधी चीज़ें नहीं मानते। अभी मैं पंजाब का बजट देख रहा था, वहाँ बल्दियात के लिए उन्होंने 16% रखे हुए हैं, हालांकि वहाँ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। पूरे पंजाब में वो भाग रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन से। कराची में तो चले किसी ना किसी तरीके से पकड़ के गले से इनको लेके आ गए बल्दियाती इलेक्शन में, वो अलग बात है कि बदमाशी ये हुई कि उसके बाद मेयरशिप खा गए वो। लेकिन उसमें अभी आप देखें, रेहान भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि पूरे बजट का सिर्फ 1% उन्होंने बल्दियात के लिए रखा हुआ है। अब आप अंदाजा कीजिए इनकी चोरी शुदा सोच की कि इन्होंने कितना बड़ा मैंडेट के ऊपर हाथ मारा है कि जो टोटल बजट का 1% पैसा आपने बल्दियात के लिए रखा है। और वहीं मैं पंजाब के बजट को जो देख रहा था अभी 2 दिन पहले जो पेश हुआ है, वहाँ तकरीबन 16% पैसे बल्दियात के लिए है। बल्दियात से मुराद ये कि बल्दियाती कामों के लिए। सही बात है। और यहाँ पर आपने क्या किया? बहुत ही बुरा एक तो वफाक ने हमारे साथ मुसीबत डाल दी कि जनाब K4 मंसूबा जो पहले 25 अरब से शुरू हुआ था, 10 साल इनके पास रहा, पीपल्स पार्टी के पास, फिर वापडा के पास चला गया 2-3 साल पहले, और अब वापडा ने कहा कि इस साल मुकम्मल हो जाएगा, तो 225 अरब का ये प्रोजेक्ट हो गया। उसमें पैसे कितने इन्होंने रखे? उसमें पैसे रखे हैं 3 अरब रुपए। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि कराची और कराची के प्रोजेक्ट से ना वफाक को दिलचस्पी है और ना सूबा सिंध के बजट के अंदर आपने 1% पैसे रखे हुए हैं। BRT आपका पिटा हुआ प्रोजेक्ट है जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, उसके अंदर आप कह रहे हैं हमने 50 अरब रुपए। अरे भाई, तो पहले के जो पैसे हैं आप लेट क्यों कर रहे हैं? जब आप लेट करते हैं तो 20-20 और 30-30 अरब रुपए बढ़ते चले जाते हैं। सही बात है। और तो आप लेट ना करें। दूसरा हाथ इन्होंने नया बजट आता है और जब फिर नए पैसे बढ़ते हैं तो ये अफसोस कर लिया। अच्छा, सिंध ने अपने पास रखा हुआ है कि K4 का शुरू होगा तो ऑगमेंटेशन हम करेंगे। ऑगमेंटेशन के पैसे नहीं रखे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जालिम होता है उसका जुल्म खत्म होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू नजीब साहब से, नजीब साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर, क्योंकि ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ा था। जी, मैं ये कह रहा था कि वफाक की संजीदगी तो इसी बात से जाहिर हो गई कि इस वाले बजट में उन्होंने सिर्फ 3 अरब रुपए जो है वो K4 मंसूबा के लिए रखे हैं। जी। तो ये तो इसका मतलब है, साफ है कि आप कहते हैं कि जी ये हम नहीं करना चाह रहे और नहीं हो सकता।
और दूसरा तमाशा ये है कि जो सिंध हुकूमत के हिस्से का काम है कि पाइपलाइनें डलेंगी और पाइपलाइनों की जो ऑगमेंटेशन का काम है वो खाली नज़र आ रहा है हमें, तो इसका क्या होगा, ये भी एक मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी जो कि कराची को मिलना चाहिए था, 500 MGD की बात हो रही थी, वो अब जाके 260 MGD रह गया। वो MGD जो 260 रह गया वो भी अब कराची, 17 साल से कराची के शहरी एक बूंद पानी को तरस रहे। और नेमतुल्लाह खान साहब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो डिलीवर भी हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्ट भी बन के डिलीवर हो गया, हबडैम भी बना दिया, हबडैम से भी पानी आ गया। लेकिन जो 17 साल पहले इनको काम करना था वो काम अभी तक नहीं हुआ। तो ये अच्छा, BRT के नाम पे आपने 4 साल से 5 साल से लोगों को खौर किया हुआ है। 2023-24 के अंदर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए था। आपने कहा जी नहीं हो सकता, काम ज़्यादा है, फला है, धमाका है, 26-25 के ऊपर ले गए, अब 1 साल और एक्सटेंशन आपने मांग लगता है 1 साल में नहीं, अब आप उन्होंने 1 साल की और अच्छा उसके इसमें भी अब आपने पैसे कह रहे हैं 50 अरब रुपए रखे हैं, तो पहले के जो पैसे थे इसका मतलब प्रोजेक्ट बढ़ा तो 20-25-30 अरब रुपए उसके अंदर बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितना ये प्रोजेक्ट डिले होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है तो ये आपके पैसे। एक और जुल्म ये हुआ कि अभी तक तो इन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया है उस कंपनी को जिसने बायोगैस का प्लांट बिन कासिम के अंदर लगाना है। अच्छा जनाब, भैंस कॉलोनी जिसे हम कैटल फार्म हाउसिंग कहते हैं, जहां पर ये भैंस कॉलोनी है वहां पर उसको फुजले से इन्होंने बायोगैस बनानी है, तो वो किसी कंपनी को ठेका देना है। उस कंपनी ने ये कहा पीरीबिट के अंदर जो उन्होंने प्रपोजल जमा कराया कि हमें आप 2 साल का टाइम देंगे ऑर्डर देने के बाद, ताकि हम उस प्लांट को खड़ा कर सके। वो काम अभी नहीं हुआ। तो बीबी अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये इतना बड़ा टोपी ड्रामा कराची के साथ आप कर रहे हैं। सर्कुलर रेलवे का कोई जिक्र ही नहीं, जिसपे शेख रशीद भी उछल रहे थे, वफाक भी उछल रहा था, बजट में भी और वो खामोश है। इस बजट के अंदर सिर्फ आपने मोटी मोटी चीजें बता दी हैं कि हमने सेहत के लिए इतना रखा है, हमने तालीम के लिए उतना रखा है, तालीम के लिए 102 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए, आपाशी के लिए 84 अरब रुपए, और जनाब मुकामी हुकूमतों के लिए आपने 132 अरब रुपए वक्त। तो भाई ये क्या है, इसमें कोई वजाहत आप क्यों नहीं कर रहे कि शहर के लिए क्या है। 132 इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो भी आप कर रहे हैं ये तो देही इलाकों के लिए कर रहे हैं। जितना आप इसके अंदर कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, तो वो तो आप जो बेघर लोगों को घर बना के दे रहे हैं वो भी देहात का मामला है। जो सैलाब जदगान से मुतासिर लोग हैं वो भी कराची से बाहर का सारे का सारा है। तो आप उस शहर के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं जो आपको 95% टैक्स सूबे के अंदर देता है। सही बात है। वफाक के अंदर 64% टैक्स देता है, तो वफाक भी हमारे साथ जुल्म। ये महरूमियां नहीं बढ़ेंगी तो और क्या होगा, मुझे आप बताइए कि कराची से आप पैसे ले रहे हैं और कराची के लिए कोई नए मेगा प्रोजेक्ट कोई नई स्कीम, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्कियाती बैंक से इन्होंने जो पैसे 16 अरब रुपए लिए हैं, रोड पैच वर्क होगा, यानी अस्तर, जिसे ना जी ना, जिसे कहते हैं ना अस्तरकारी, यानी इधर कुछ काला काला डाल दिया, उधर कुछ काला काला डाल के आपको आप देख रहे हैं ना कितने सालों से पैच वर्क हो रहा है, और वो हर दूसरे दिन सड़क उखड़ जाती है दोबारा से। अच्छा, पैच वर्क जितना होगा उतना किकबैक बनेगा। तो नए प्रोजेक्ट तो आप ला ही नहीं रहे। इसमें एक और गोरख धंधा है। ये बजट आप कह रहे हैं सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट है। अच्छा, अब आप 34 खरब में से 31 खरब रुपए तो आपको रेवेन्यू की मद में ले रहे हैं कि जो पैसे, ये सब अंदाजे के ऊपर आ रहा है। यानी सिंध हुकूमत ने कभी भी अपने रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं किया है कि हम ये, तो जब आपने माजी में कभी टारगेट अपना अचीव नहीं किया, सिर्फ मुलाजमत पेशा लोगों से आप पैसे पकड़ते रहे, तो अब आप किस खुशफहमी के अंदर ये कह रहे हैं कि जब इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा तो उतना पैसा हम लगा देंगे। ना बैल आएगा, ना बैल कटेंगे, ना दावत होगी। अच्छा, जो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो ये भी मशरूत है बजट इन्होंने निकाला है, तो आपको लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हमारा बेहतर होगा? एजुकेशन का निजाम आपके सामने, हमारे सरकारी स्कूल से क्या हाल है? इन्होंने कहा कि हम नई डिस्पेंसरीज बनाएंगे और 4400 मुलाजमीन रखेंगे। तो जिन्होंने सेहत के लिए जितने पैसे रखे, सेहत के लिए जितने पैसे रखे, उतने पैसे तो तनख्वाहों में निकाल देंगे आप। सही बात है। तो दवाई का क्या होगा, मरीज के बिस्तर का क्या होगा? यानी अपने ही लोगों को आप भर्ती करवा लेंगे। मेरे प्रोग्राम में तनख्वाहें सेट करवा लेंगे। एमएनए आए हुए थे, माशाल्लाह एमएनए रिस्पांसिबल होता है, उन्होंने खुद बताया कि उनके इलाके में एक हॉस्पिटल है, उसमें जो सरकारी मेडिसिन दी जाती है वो आगे जाके जो सस्ते दामों बेच दी जाती हैं, और लोगों का कहा जाता है कि आपने सामने मेडिकल, उधर से आपने परचेज करना है। देखिए, बिल्कुल यही हो रहा है। और दूसरा अलमिया ये है
कि आप कराची के लिए तो बताइए कि यहाँ हमने कोई यूनिवर्सिटी का क्या, एमबीए के लिए आप आईबीए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कराची से बाहर, तो ये कराची के बच्चे कहाँ जाएंगे? सही बात है। कराची की सड़कों का क्या होगा? कराची के पानी के प्रोजेक्ट का क्या होगा? सर्कुलर रेलवे का क्या होगा जिसका आपने 5 साल शोर मचाते रहे और 4 दफा फीते काट के चले गए? आईटी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? ये सब हवा के अंदर है। और ये भी जब होगा जब आप कह रहे हैं इतने खरब रुपए हमारे पास रेवेन्यू से आ जाएंगे। ना आपके पास रेवेन्यू से उतने खरब रुपए आने हैं, ना वो लगने हैं। तो इसका मतलब है आपने महज अंदाजे के ऊपर एक बजट की फ्रेमिंग कर ली है और उसमें आदाद शुमार ठोक ठाक के फिट कर दिया है, और ऐसी फिटिंग की है कि जब आप पेश करते हैं तो आपके लोग वाह 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 वाह, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। तो ये हमारे साथ मजाक जो है, अच्छा हमें तो मालूम है कि ये 17-18 और तकरीबन 34 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो बदलते भी नहीं है। अब इसमें ऐसे ही चलता रहेगा, कराची का बेड़ा गर्क हो रहा है, होता रहेगा। तो जो मुक्तदर इदारे हैं जिन्हें जो आगे पीछे करते हैं नताइज को, मैं उनसे हाथ जोड़ के दुआ करता हूं कि भाई कराची के हाल के ऊपर रहम करें और ऐसा ना हो कि कराची के लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें। देखिए अब दुनिया बड़ी फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गई है और आप उनके ख्यालात के ऊपर पहरे नहीं बिठा सकते। आप उनके ख्यालात को इस तरीके से ज़बरदस्ती बैलेट बॉक्स को पलटा के चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उस खराबी की तरफ हम चले गए, यानी कराची वाले और शहरी इलाके, तो फिर बहुत नुकसान होगा। लिहाजा जो कराची और कराची से रिलेटेड जितने भी शहरी इलाके हैं, ये पीपल्स पार्टी का शुरू से वतीरा है कि वो शहरी और देही की तकसीम करती है। सारे पैसे शहरी इलाकों से लेती है टैक्स की सूरत में, और उसको खर्च जो है वो कुछ और दिखा के अपनी जेबों के अंदर डालती है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन, ताकि फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊँ? देखिए जी, जो भी हालात चल रहे हैं, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान की जो नजरियाती सरहदें हैं उस पर हमारी जो मुहाफिज है फौज, उसने बहुत अच्छा शानदार मुजाहरा किया है, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया, दुश्मनों को नाको चने चबवाए, तो इसकी कमर मजबूत की जाए इस पाकिस्तान के लिए। और आलम इस्लाम को ईरान की हिमायत में आगे बढ़ना चाहिए कि सेहूनी कुव्वतों को जिस तरीके से उसने ललकारा है, और इन चीज़ों के साथ साथ अपने शहर के मसाइल के ऊपर तवज्जो दें और नज़र रखें कि हमारे शहर के मसाइल के ऊपर, वसाइल के ऊपर कौन सी कुव्वतें हैं जो डाका डाल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब, आपका एक बार फिर से आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, अपना टाइम निकाल के। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदास को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।